आज मैं आपको ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे शायद कोई भी कभी भूल नहीं पाएगा। ये वो कहानी है जिसकी सौंधी महक आज भी रेगिस्तान की रेत में घुली हुई है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही दिल धड़कना भूल जाए और आंखें अगले ही पल जानने को बेताब हो जाए कि आगे क्या हुआ। क्योंकि दोस्तों, ऐसी कहानी बार बार नहीं जन्म लेती। शायद आप अपने पूरे जीवन में इतनी जुनूनी, इतनी खतरनाक और इतनी मोहब्बत से भरी कहानी कभी फिर न सुन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वो किस्सा जो आपके दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ने वाला है जो उम्र भर मिट नहीं पाएगी। राजस्थान की इस तपती धरती पर एक ऐसी दास्तान जन्मी थी जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी इसे सुन ले उसकी रूह तक हिल जाती है। ये कहानी है एक अद्भुत, अलौकिक सुंदरता वाली राजपूती दुल्हन की, जिसका नाम था सुहागमणि। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे रेत के समंदर में खिला कोई लाल कमल, जिसे देखते ही हर धड़कन एक पल के लिए थम जाए। जिस दिन उसकी शादी थी, उसी दिन उसकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पलकी धीमे धीमे रेगिस्तान की राहों पर बढ़ रही थी और उसी पल दूर किसी ऊंची टीलों के पीछे एक खूनखार दरिंदे की निगाह उस दुल्हन पर टिक चुकी थी। उसका नाम था सुल्तान मिर्जा, राजस्थान का सबसे निर्दयी, सबसे खूंखार लुटेरा, जो सुगनमणि की एक झलक देखकर ही उस पर दीवाना हो गया। अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था, किसी भी कीमत पर उस दुल्हन को छीन लेना। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो दास्तान जिसमें है प्यार, जुनून, धोखा और तलवारों की चिंगारी। मैं उम्मीद करता हूं आप इस कहानी का हर पल महसूस करोगे, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ऐसी राजस्थानी कथा है जिसे सुनकर आपकी सांसें तक थम जाएंगी। तूफानी रात थी। रेगिस्तान की रेत हवा में उछल उछल कर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई बूढ़ा देवता कराह रहा हो। आसमान में बादल नहीं थे, पर माहौल में एक अजीब डर तैर रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे को चीरती एक बारात की धीमी धीमी रोशनियां। ढोलक की थाप थमी हुई थी, घोड़े बेचैन हो रहे थे, औरतें दबी आवाज में बोल रही थीं, आज हवा सही नहीं लग रही, किसी ने फुसफुसाकर कहा। उससे पहले कि कोई कुछ समझता, अचानक रात चीरता हुआ एक भयानक सीटी सा शोर उठा और रेत की आंधी से निकलते हुए नकाब पोश लुटेरे बारात पर टूट पड़े। चीखें गूंज उठीं, घोड़े उछले, तलवारों की चमक ने अंधेरे को चीर दिया। एक सवार दुल्हन की पालकी तक पहुंचा और गरज कर बोला, निकालो उसे, सुल्तान मिर्जा का हुक्म है। दुल्हन ने दहशत में चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। उसकी कलाई पकड़ी गई, उसे खींचा गया। उसकी पायल टूटकर रेत पर गिर पड़ी। बारात के लोग एक एक करके कटते चले गए। ढोलक की आवाज अब सिर्फ मौत का सन्नाटा बन चुकी थी। दुल्हन भागने की कोशिश करती है, पर रेत उसके पांव निगल लेती है। वो गिरती है, उठती है, फिर गिर जाती है। आंसू और धूल मिलकर उसके चेहरे को लाल कर देते हैं। वो लगभग बेहोश होने वाली थी कि अचानक दूर कहीं रेत के टीले के पीछे से घोड़े की टाप सुनाई दी। धीमी, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि लगा जैसे रेत खुद रास्ता छोड़ रही हो। और अगले ही पल एक लंबा चौड़ा रेत से सना हुआ योद्धा टीले के ऊपर दिखा। उसके कंधे पर लटकता धनुष चमक उठा। उसकी पेशानी पर ढानक कबीले का निशान उकेरा था, 3 रेखाएं, और उनके बीच जंग की राख का तिलक। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे रेगिस्तान में बसी पुरानी आग अभी भी जल रही हो। शरीर पर भेड़िए की खाल, कमर में हिरनी की चमड़ी का बेल्ट और पीठ पर लंबा भाला। कमल सिंह ढानक समाज का खूंखार योद्धा। किसी ने उसे देखकर दबी आवाज में कहा, यह कौन है? दूसरे ने डर कर जवाब दिया, ढानक कबीले का योद्धा है, इससे टकराना मतलब मौत को बुलाना। कमल सिंह ने घोड़े को रोका नहीं, वह सीधा रफ्तार बढ़ाता गया। उसकी आवाज पहली बार रेगिस्तान में गूंजी, गंभीर, भारी और काटने वाली। जिसने इस स्त्री पर हाथ रखा, उसकी आखिरी सांस मेरे तीर से निकलेगी। लुटेरे एक पल को रुक गए, फिर नेता चिल्लाया, मार दो इसे। तीर चले, पर कमल सिंह अपने घोड़े से कूदा, आधे रास्ते हवा में ही धनुष ताना और एक ही सांस में 3 तीर छोड़ दिए। तीनों तीर हवा चीरते हुए सीधे 3 लुटेरों के गले में धंस गए। वे गिरते गए जैसे सूखी लकड़ी टूटकर गिरती है। दुल्हन ने आधी खुली आंखों से देखा। उसकी धुंधली नजर में बस इतना साफ सा दिखा, एक आदमी जो मौत से खेलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था।
कमल सिंह उसके पास पहुंचा। उसके घुटने रेत में ढंस गए। उसने धीरे से लड़की को उठाया, उसकी नाड़ी छू कर देखा और उसी कड़क आवाज में बोला, डर मत, अभी सांस चल रही है। तू रेत का पौधा नहीं कि तेज हवा तुझे उड़ा ले जाए। अब से तू मेरी जिम्मेदारी है। दुल्हन की आंखों के कोने से आंसू बह निकले, पर आवाज अभी भी नहीं निकल रही थी। कमल सिंह ने चारों ओर देखा। चारों तरफ मौत, लूट, खून और ऊपर मंडराते कागा, कौवे, जैसे इस रात के गवाह हों। उसने धीरे से दुल्हन को अपने कंधे पर उठाया और बोला, जिस रात कागा बोलते हैं रेत किसी की किस्मत बदल देती है, आज लग रहा है तेरी भी बदलने वाली है और मेरी भी। हवा चुप थी, रेत स्थिर थी, जैसे रेगिस्तान भी इस मुलाकात को रोक कर देख रहा हो। यही से दोनों की किस्मतें एक दूसरे से बंधने लगीं और यही रात इस कहानी की असली आग जलने का पहला पल बनी। नरम सुबह नहीं थी। रेगिस्तान की पहली रोशनी भी आज अजीब भारी लग रही थी। रात के कत्लेआम के बाद रेत पर सूखी हुई खून की लकीरें अभी भी चमक रही थीं। हवा में धुआं तैर रहा था और दूर कहीं से कौवों की कांव कांव अब भी गूंज रही थी। कमल सिंह दुल्हन को अपने कंधे पर उठाए बिना पीछे देखे तेज कदमों से अपने कबीले की ओर बढ़ रहा था। उसका हर कदम रेत में गहरा ढंस रहा था, जैसे जमीन खुद उसका वजन पहचानती हो। चलते चलते दुल्हन की पलकों ने धीरे से हिलना शुरू किया। उसने अपनी टूटी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? कमल सिंह ने जवाब देने में देर नहीं की। उसकी आवाज कड़क पर अजीब नरमी ले हुए बोल रही थी, मैं ढानक समाज का कमल सिंह हूं, रेत का बेटा और मौत का साथी। रात को मैंने तुझे रेत से उठाया, अब तू मेरे कबीले तक सुरक्षित पहुंचेगी। दुल्हन ने आंखें पूरी खोली। उसकी हालत अभी भी नाजुक थी। होठ सूख चुके थे, गालों पर धूल चिपकी थी और माथे पर खून की जमी लकीरें थीं। बारात, मेरे लोग? उसने टूटी सांस में पूछा। कमल ने एक पल रुककर आंखें झुका लीं। उसने सन्नाटे में कहा, रेत ने सब निगल लिया। दुल्हन के आंसू बह निकले। उसने अपना चेहरा मोड़ा, लेकिन दर्द से कराह उठी। कमल सिंह ने उसे और कसकर थाम लिया और पहली बार थोड़ा नरम होकर बोला, आंसू मत बहा। रेत आंसू नहीं पीती, वो बदले की आग पीती है। कुछ दूरी पर उसका कबीला दिखाई देने लगा। रेत के टीले के बीच छोटे छोटे घास के घर, भेड़ें घूमती हुई और पहाड़ी पत्थरों पर ऊंचे ऊंचे पहरेदार खड़े थे। जैसे ही पहरेदारों ने कमल को देखा, उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया। कमल भैया लौट आए, लेकिन अकेले नहीं। कबीले की औरतें और बूढ़े पास आ गए। किसी ने कहा, कौन है ये लड़की, किस खानदान की है? दूसरे ने शक की नजर से पूछा, बारात वाली लगती है, इतनी दूर रेगिस्तान में ये कैसे बची? किसी की आंखों में दया नहीं थी। ढानक समाज बाहरी लोगों को कभी आसानी से नहीं अपनाता। कमल सिंह ने दुल्हन को नीचे बैठाया और सबकी ओर देखकर बोला, इसकी बारात पर हमला हुआ है, सब मारे गए, ये अकेली बची है। मैं इसे जिंदा उठाकर लाया हूं। आज से यह मेरी जिम्मेदारी है। एक बुजुर्ग आगे आया, उसकी आवाज सख्त थी, जिम्मेदारी? कमल, तू जानता है हमारा नियम, बाहरी लोग कबीले में नहीं रहते। रेत पर बुराई लगे तो पूरा कबीला उसकी मार झेलता है। कमल ने बेधड़क जवाब दिया, जिसकी जान मैंने बचाई है, वो रेत की मेहरबानी नहीं, मेरे तीर की अमानत है। कबीले को इससे कोई खतरा नहीं होगा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, कमल, तू हमारी ढाल है, हमारी तलवार है, पर एक लड़की के लिए पूरा कबीला बदल नहीं सकता। कमल शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में मगर ठोस शब्दों में कहा, मैं लड़की नहीं बचा रहा हूं, मैं इंसानियत बचा रहा हूं। और अगर आज हम दर्द में पड़े को ठुकराएंगे तो कल रेत हम सबको ठुकरा देगी। कबीले में फुसफुसाहट फैल गई। दुल्हन चुपचाप सब सुन रही थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उसने दुल्हन का चेहरा छूकर देखा और बोली, लड़की मरने से बची है, इसे पानी दो। रेत की बेटी है, अब ये भले कुछ दिन के लिए ही सही। सब चुप हो गए। कबीले ने धीरे से रास्ता छोड़ दिया। कमल सिंह ने दुल्हन को हाथ से उठाया और उसके साथ कबीले की आग वाले चबूतरे की ओर बढ़ा। चलते चलते दुल्हन ने धीमी आवाज में पूछा, आपने मुझे क्यों बचाया? कमल ने रुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें रेत की आग जैसी चमक रही थीं, क्योंकि
कल रात तेरी डरती हुई आंखों में मैंने वो दर्द देखा जो बचपन में मेरी मां की आंखों में था, जब लुटेरों ने उसे मुझसे छीन लिया था। दुल्हन की भूरी आंखों से आंसू फिर बह निकले, पर इस बार उन आंसुओं में डर से ज्यादा भरोसा था। कमल ने आग की तरफ देखते हुए कहा, आज से जो दुश्मन तेरे खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है। कहानी यहीं से गहरी होने लगी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उसी रेत में कहीं दूर सुल्तान मिर्जा अपने आदमियों से कह रहा था, वो लड़की जिंदा है और जिसने उसे छुआ है उसका खून मैं खुद रेत में बहाऊंगा। रात ढल चुकी थी, पर रेगिस्तान की हवा अब भी गर्म और बेचैन थी। कमल सिंह दुल्हन को कबीले के भीतर बने एक मिट्टी के झोंपड़े में ले आया था। झोंपड़ा छोटा था, पर अंदर एक शांति थी, जैसे बाहर की हिंसा से कटकर यहां कोई अलग ही दुनिया बसती हो। दुल्हन को चटाई पर बिठाकर उसने एक मिट्टी का घड़ा उठाया। पानी उसके हाथों में कांप रहा था, पर आवाज अब भी पत्थर जैसी भारी। थोड़ा थोड़ा पी, शरीर कमजोर है। दुल्हन ने कप उठाया, पर जैसे ही पानी होठों से लगाया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमल समझ गया कि वह रो क्यों रही है। कभी किसी ने उसे ऐसे स्नेह से पानी नहीं दिया होगा। कमल ने अनचाही नरमी में कहा, रोने से रेत भी भीगती नहीं, ताकत बचा के रख, अभी तुझे बहुत कुछ कहना बाकी है। दुल्हन ने पहली बार ठीक से उसकी ओर देखा। काले लंबे बाल धूल से भरे, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में अजीब सी चमक थी, डर और उम्मीद दोनों की। मेरा नाम सुहागमणि है, उसने धीमे से कहा। कमल सुनता रहा। मेरी शादी हो रही थी, लेकिन वो रुक गई। अतीत याद करते ही दिल जैसे फट गया हो। हम पर हमला हुआ, मेरे पिता, भाई, सब खत्म। मैंने सोचा था मैं भी मर जाऊंगी। वो रो पड़ी। कमल ने उसकी ओर नहीं देखा, बस आग की लौ को घूरते हुए बोला, तेरी मौत रेत नहीं लिख सकती जब तक मैं जिंदा हूं। कुछ पल चुप्पी रही, फिर झोंपड़े के बाहर से कदमों की आवाज आई। कमल तुरंत खड़ा हो गया। उसकी पकड़ कमर की तलवार पर गई। ढानक कबीले का एक जवान भीतर आया, सांसें भारी, चेहरा घबराया हुआ। कमल भैया, बड़ी खबर है, कमल ने ठंडी आवाज में पूछा। बोल, जवान बोला। टीलों के उस पार से धुआं उठ रहा है। आज सुबह 2 ऊंट वाले मिले हैं। उन्होंने बताया कि सुल्तान मिर्जा जिंदा है और वो अपनी हारी हुई बारात ढूंढ रहा है। सुहागमणि के हाथ कांप गए, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने डर से कमल की तरफ देखा। कमल की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। और क्या बोले वो ऊंट वाले? उसने पूछा। जवान बोला, सुल्तान अपने आदमियों से कह रहा था, जिसने मेरी दुल्हन को छुआ है उसका खून मैं खुद रेत में मिलाऊंगा। एक लंबी भारी खामोशी छा गई। झोंपड़े में आग की लौ तक कांपने लगी। कमल ने धीमे से सिर झुकाया और उसके होठों से वो शब्द निकले जो पूरे रेगिस्तान में गूंज सकते थे, तो अब ये लड़ाई उसकी नहीं, मेरी है। जवान डर गया, बोला, कमल भैया, मिर्जा के पास सैकड़ों आदमी हैं। हमारा कबीला छोटा है और वो सुहागमणि को ढूंढ लेगा। कमल ने गहरी सांस ली और बोला, रेत की लड़ाई संख्या से नहीं, जिगर से जीती जाती है। वो सुहागमणि के पास बैठा और शांत आवाज में बोला, तू डरे मत। मिर्जा रेगिस्तान का शेर होगा, पर ढानक समाज भेड़िए हैं। शेर एक बार दहाड़ता है, भेड़िया चुपचाप गले पर झपटता है। जवान चुप रहा। सुहागमणि की आंखों में थोड़ी उम्मीद लौट आई। तभी बाहर से एक गहरी आवाज आई, ढोल का पहला ढम। ढानक कबीले में खतरे का संकेत। ढोल यूं नहीं बजता। दूसरा ढम, पूरे कबीले में हलचल मच गई। जवान ने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये ढोल युद्ध का है। कमल धीरे धीरे खड़ा हुआ। रेत उसके पैरों से चिपक गई। उसने धनुष उठाया, कंधे पर भाला लटकाया और गहरी सांस लेते हुए बोला, आ जाओ मिर्जा, मेरी रेत पर कदम रखोगे तो मैं तेरी सांस गिनूंगा। सुहागमणि ने डरते हुए पूछा, क्या वो मुझे लेने आएगा? कमल उसकी ओर मुड़ा और पहली बार थोड़ी नरमी से बोला, तुझे लेने नहीं, मारने आएगा, लेकिन पहले उससे मिलने उसकी मौत आएगी। और कमल सिंह झोंपड़े से बाहर निकल गया। उस चाल में रेगिस्तान की आग थी। सुहागमणि पहली बार समझ गई, ये आदमी सिर्फ योद्धा नहीं, तूफान है। और तूफान जब किसी की रक्षा का वचन देता है तो मौत भी पीछे हट जाती है। कबीले की आग वाली चौपाल के चारों तरफ ढानक योद्धाओं की भीड़ जमा हो चुकी थी। ढोल की लगातार ढम ढम गूंज से
हवा भारी हो गई थी। हर चेहरा तनाव में था, हर हाथ में भाला, हर कमर में तलवार कस चुकी थी। कमल सिंह धीरे धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ा। उसकी चाल में किसी जंगली शेर की शांति थी, पर आंखों में बिजली सी चमक। एक बुजुर्ग योद्धा ने उसे देखकर कहा, कमल, तू जानता है ये ढोल क्या कहता है? कमल ने सिर हिलाया। दुश्मन रेत पार कर चुका है, बुजुर्ग बोला। सुल्तान मिर्जा अपने 100 सवारों के साथ करीब के टीले पर डेरा डाल चुका है। कबीले वाले सकते में आ गए। सुल्तान मिर्जा यहां इतनी जल्दी? वो बारात की मौत का पता लगाकर आ गया होगा। शोर बढ़ता जा रहा था। सुहागमणि झोंपड़े के बाहर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। कमल सिंह ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर इतनी भारी कि हर योद्धा सुन ले। रेत में डर के लिए जगह नहीं होती। आज हम अपनी माटी की लाज रखेंगे। जिसने सुहागमणि पर हाथ उठाया था, उसे मैं खुद रेत में गाड़ दूंगा। कुछ जवानों ने गर्जना की, पर बुजुर्ग फिर बोला, पर कमल, मिर्जा बहुत ताकतवर है। उसके पास ऊंट सवार, बारूद, तलवारें। तू अकेला उससे कैसे भिड़ेगा? कमल ने हल्की मुस्कान दी। मैं अकेला कब हूं? मेरे साथ मेरी रेत है, और रेत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। फिर उसने कबीले के 2 पेशेवर निशानचियों को इशारा किया। तैयार रहो, आज रात टीले की छाती चीरनी है। सुहागमणि धीरे धीरे आगे आई। उसके नंगे पैर रेत में ढस रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, कृपया लड़ाई मत करो। मिर्जा पागल है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम सब मेरी वजह से। उसकी बात पूरी नहीं हुई। कमल सिंह अचानक उसके बहुत करीब आया, इतना करीब कि उसकी छाया सुहागमणि के चेहरे को ढक रही थी। उसने हल्की पर बेहद गहरी आवाज में कहा, तू वजह नहीं, मेहनत की कमाई है। रेत का कानून है, जो अपनी शरण में आए उसकी रक्षा जान देकर भी की जाती है। सुहागमणि ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे वहां सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट दिखी, जैसे रेगिस्तान की रात में चिंगारी। अचानक पहरेदार दौड़ता आया, हांफते हुए चिल्लाया, कमल भैया, दूर टीले पर मशालें दिख रही हैं। मिर्जा के सवार यहां आ रहे हैं। पूरा कबीला हिल गया। औरतें बच्चों को अंदर ले गईं। जवानों ने धनुष ताने। ढोल की गति तेज हो गई। कमल ने भाला उठाया और कहा, सब अपने अपने ठिकाने संभालो। किसी को कबीले के भीतर घुसने मत देना। मैं अकेला आगे जाऊंगा। मिर्जा को रुकना होगा, या रुक कर मरना होगा। जवान चौंक गए। भैया, अकेले कैसे? कमल दहाड़ा, रेत पर एक एक सांस गिनकर चलता हूं मैं। मुझे अकेला ही ठीक है। दुश्मन को मेरे आने की ही डर है। उसकी आवाज से हवा तक कांप गई। सुहागमणि ने धीमे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, डर से कांपता हुआ। मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। कमल ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, जो रेत से नहीं डरते, उन्हें मौत भी झुककर सलाम करती है। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और अकेला टीले की तरफ बढ़ गया। आसमान पर चांद था, रेत पर उसकी लंबी परछाई, और सामने दूर दूर तक जलती मशालें। सुल्तान मिर्जा के सवार धीमी चाल में आगे बढ़ते हुए। कमल का हर कदम गूंज रहा था, घंटी की तरह, डराहट की तरह, या शायद मौत की तरह। जैसे ही वह ऊंचे टीले पर पहुंचा, दूर से डाकू सवारों की आवाज आई, वो रहा ढानक का कमल सिंह। और वहां उन मशालों के बीच एक बड़ा काला घोड़ा खड़ा था। उस पर बैठा था रेगिस्तान का सबसे खूंखार आदमी, सुल्तान मिर्जा। उसने कमल को देखकर मुस्कुराया, और उसकी आवाज पूरी रेत पर गूंज गई, मेरी दुल्हन वापस दे दे, शायद तेरा सिर बच जाए। कमल ने भाला जमीन पर टिका दिया और जवाब दिया, सुहागमणि तेरी नहीं, अब वो मेरे कबीले की इज्जत है। और ढांक लोग अपनी इज्जत के लिए मरते नहीं, मारकर दिखाते हैं। मिर्जा हंसा, तेज, खतरनाक, पागलपन भरी आवाज। तो ठीक है, तेरी रेत को मौत का रंग दिखाता हूं। और उसके इशारे पर दर्जनों सवार मशालें लहराते हुए कमल पर टूट पड़े। रेत में एक ही पल में युद्ध की आग जल उठी। रात की रेत अचानक कांप उठी। ऊंटों की दहाड़, घोड़ों की टापें और मशालों की लपटें सब मिलकर एक ही दिशा में टूट पड़े, कमल सिंह की ओर। पर कमल सिंह हिला नहीं। वो बस खड़ा रहा, भाला जमीन में गड़ा हुआ, आंखें ठंडी, चेहरा उतना ही शांत जितना किसी तूफान के पहले का आसमान। पहला सवार उस पर बिजली की तरह आया, मशाल ऊंची उठाए,
तलवार हवा चीरती हुई, लेकिन कमल ने बस अपना हाथ उठाया और अगला पल ऐसा था कि रेत तक दहल गई। उसने झटके से भाला घुमाया। भाला घूमकर सवार के सीने में ढंस गया। सवार घोड़े से गिरा और मशाल उसके कपड़ों में चिपक कर आग बन गई। डाकू चिल्लाए, खबरदार, ये वो कमल है जो एक तीर से 3 को गिरा देता है। लेकिन चेतावनी देना अब बेकार था। कमल की आंखें अब ढानक योद्धा की नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की थीं, जिसे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, मिर्जा। दूसरा सवार आया। कमल ने कमर से तलवार खींची। ऐसी आवाज आई जैसे रेत में बिजली दौड़ गई हो। सवार ने वार किया। कमल ने तलवार से हवा चीरते हुए उसका पूरा हाथ उड़ा दिया। सवार गिरा, घोड़ा भाग गया। तीसरा सवार पीछे से आया। कमल ने बिना पलटे भाला सीधा पीछे फेंका। भाला उसके गले में आर पार हो गया। एक ही मिनट में 3 लाशें रेत पर पड़ी थीं और बाकी डाकू डर से पीछे हट गए। मिर्जा ने घोड़े से हंसते हुए कहा, इतना गुस्सा एक लड़की के लिए? कमल ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखें धधक रही थीं। लड़की नहीं, इंसानियत के लिए, और इंसानियत पर हाथ उठाने वाले जिंदा नहीं रहते। डाकुओं का झुंड अब गुस्से में गर्जना कर उठा। दर्जनों सवार एक साथ आगे बढ़े। कमल सिंह ने अचानक जमीन से रेत उठाई। रेत मुट्ठी में भरी और हवा में उछाल दी। रेत तूफान बनकर डाकुओं के चेहरों पर पड़ी। उनकी आंखें जल गईं। घोड़े बेकाबू हो गए। अब कमल ने धनुष उठाया और उसका असली रूप दिखाई दिया। ढानक समाज के योद्धा धनुष के देव कहलाते हैं। कमल ने पहला तीर छोड़ा। तीर हवा चीरता हुआ एक सवार की आंख में जा घुसा। दूसरा तीर एक ऊंट की गर्दन काट गया। तीसरा तीर 2 डाकू गिर गए। तीरों की बौछार ऐसी थी जैसे रेत आंधी को काट रही हो। मिर्जा के सिपाही घबराकर बोले, ये आदमी इंसान नहीं, राक्षस है। मिर्जा गरजा, तुम सब बेकार हो, मैं खुद निपटता हूं इससे। वो अपनी कमर से लंबी चौड़ी मोड़ी हुई तलवार निकालकर घोड़े को एड़ी मारता है। घोड़ा हवा से भी तेज भागता है। कमल ने तीर ताना, लेकिन घोड़े की बेतहाशा रफ्तार के कारण तीर उसके कंधे से स्किन चीरता हुआ निकल गया। मिर्जा हंसता है, तेरा निशाना भी डगमगा गया? कमल ने दांत भींचकर कहा, निशाना तुझ पर नहीं था, वक्त पर था। और तभी एक बड़ा पत्थर मिर्जा के घोड़े के नीचे आया, जिसे कमल ने पहले से देख लिया था। घोड़ा फिसलकर गिरा। मिर्जा टकराकर दूर जा गिरा। मशाल उसके हाथ से छूट गई। कमल भाला उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। डाकू पीछे हटे। पूरी रेत चुप, हवा बंद। कमल ने भाला मिर्जा के गले पर रख दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि रेत में गूंज गई, मुझसे लड़ने का मतलब अपनी कब्र खुद खोदना है। मिर्जा की सांस अटक गई, पर वो चिल्लाया, तेरी लड़की मेरी है। कमल की आंखों में रक्त उतर आया। उसने भाला और पास किया। एक शब्द और बोला तो तेरी जीभ रेत में गाड़ दूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक डाकू ने कमल की कमर पर तलवार मारी। कमल लड़खड़ाया। भाला जमीन पर गिर गया। मिर्जा उठकर पूरी ताकत से कमल के चेहरे पर लात मारता है। कमल रेत पर गिरता है। डाकू चिल्लाते हैं, अब खत्म कर दो इसे। पूरे टीले पर डाकुओं की चीखें गूंज उठीं। सुहागमणि दूर से कबीले की चौपाल से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से चीख निकल गई, कमल! लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं, क्योंकि मिर्जा ने तलवार उठाकर कहा, तेरी मौत यहीं खत्म होगी। और तलवार हवा में ऊंची उठ गई, सीधा कमल सिंह के सिर पर गिरने के लिए। लेकिन ठीक उसी क्षण कमल ने दोनों हाथों से रेत उठाई और मिर्जा के चेहरे पर दे मारी। मिर्जा की आंखें जल उठीं। वो चीखा, आंखें, मेरी आंखें! तलवार उसकी पकड़ से ढीली पड़ गई। कमल दर्द से तड़प रहा था। कमर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही आग थी, सुहागमणि। वही उसे बचा रही थी, वही उसकी ताकत थी। कमल बिजली की तरह उछला। रेत से फिसलकर उठी तलवार उसके हाथ में आई और उसने जोर से गुर्राते हुए कहा, जो इंसानियत छूता है उसकी गर्दन बचती नहीं। मिर्जा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। एक तेज सीधा निर्भीक वार, तलवार हवा में घूमी, चांद की रोशनी उस पर चमकी और अगली ही सांस में सुल्तान मिर्जा की गर्दन रेत पर लुढ़क चुकी थी। पूरी रेत की घाटी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। डाकू भागने लगे। घोड़े हिनहिनाते हुए दूर भाग गए और हवा में सिर्फ चांदनी बची। कमल लड़खड़ाता हुआ घुटनों पर गिर गया। उसकी सांसें भारी थीं। खून रेत में बिखर रहा था और दूर से
पायल की धीमी आवाज आई, सुहाग मणि। वो रोती हुई भागती आई, रेत उड़ती रही, उसके दुपट्टे पर धूल जमती रही, पर वो रुकी नहीं। वो कमल के पास घुटनों के बल गिर गई और जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो वैसे उसकी भुजाओं में छिप गई। उसकी आवाज कांप रही थी, कमल, तू कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। कमल ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए उसके आंसू छुए। अरे पगली, तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा, तू ही तो मेरी जान है। सुहागमणि ने उसका चेहरा पकड़कर कहा। डर लग रहा था कि कहीं तू छोड़ ना दे मुझे। कमल हंसा, धीमी, गर्म, सीधी दिल में उतरने वाली हंसी। तेरे पीछे पूरा रेगिस्तान काट दिया, अब छोड़ दूंगा? सुहागमणि ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके आंसू कमल के कंधे पर गिरते रहे। कमल ने एक हाथ उसके बालों पर रखा और बोला, चल घर चलते हैं, अब तू मेरी है और मैं तेरा हूं। रेत की रात शांत हो चुकी थी। डाकुओं की चीखें रेत में दबी रह गई थीं। चांद अब उजला था, हवा ठंडी थी और दो दिल पहली बार बेखौफ थे। सुहागमणि ने मुस्कुराकर पूछा, कमल, क्या अब मुझे अपनी पत्नी मानोगे? कमल ने उसके माथे को चूमा। अब नहीं, जन्म जन्मांतर से मानता आया हूं, बस आज दुनिया को बता दिया। दोनों रेगिस्तान के बीच खड़े हुए। चांदनी उन पर गिर रही थी। रेत पर खून की धार अब ठंडी हो चुकी थी और इस खामोशी में सुहागमणि ने कमल का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, चलिए, हमारी नई जिंदगी इंतजार कर रही है। और दोनों रेगिस्तान की लंबी रात में एक दूसरे का हाथ थामे चल पड़े, एक ऐसे सफर पर जहां प्यार था, सुकून था और कोई मिर्जा नहीं था।